गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता क्या है? तो जैसे तुमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो है नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अपने को उसकी इमेजिनेशन तो करनी पड़ेगी टॉपिक समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइन से दिखाते हैं, यानी कि ऐसी लाइनें निकलती हुई दिखाते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि उसके आसपास कुछ होता नहीं। जैसे कि वायर है, ओवरहेड वायर जाता है हाई टेंशन लाइन के, उसके आसपास फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड दिखता तो है नहीं। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसके आसपास कुछ लाइनें खींची हुई हैं जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इस कमरे में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कुछ खतरनाक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लाइनों से दिखा दूंगा। अब ये जो लाइनें हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग बराबर बराबर है। लेकिन अगर मान लो ऐसी कर दी जिसमें यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई और यहाँ पे कम हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, अब ये कोई टू डायमेंशन तो होता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो पूरे कमरे में भरा पड़ा रहेगा, पूरे कमरे में भरा पड़ा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थ्री डायमेंशनल है, इसका मतलब इस तरीके का है। ठीक है, और यहां पे भी कुछ एरो दिखेगा तुमको, इधर साइड भी एरो दिखेंगे। ठीक है, इस 3D में से इधर से भी बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से ये एरो निकल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एरो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक पूरे कमरे में थ्री डायमेंशन में भरे हुए। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? तो इन एरोस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लाइनें खींच दी एरो के रूप में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यदि अपन किसी एरिया से रोकने की कोशिश करें, जैसे मान लो इस कमरे में यहां से यहां तक ऐसी लाइनें खींची हुई इधर साइड, और इसको मैंने किसी एरिया से हाथ से रोकने की कोशिश करी, तो हाथ में से जितनी लाइनें पास हो जाएंगी वो उस हाथ का फ्लक्स कहलाएगा। और हाथ की जगह अगर मैंने दो हाथ से रोकने की कोशिश करी तो चूंकि एरिया बढ़ गया, इसलिए इसमें क्या होगा? फ्लक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया। कोई दिए हुए एरिया में से कितनी लाइनें जा रही है। जैसे मान लो कि इस कमरे में ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी कि यहां पे ऐसे डॉट्स बनाए, जैसे रंगोली बनाते हैं ना, तो डॉट्स बनाते हैं फिर उसके बाद लाइनें मिला देते हैं। तो ऐसे तुमको ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी कि ये जो दीवार है इस साइड वाली दीवार पे ऐसे डॉट्स बनाए, ये डॉट्स। अब ये डॉट्स किस चीज के बने हुए हैं? तो ये लेजर की है। लेजर देखा तुमने, लाल कलर की लाइट निकलती है इसके अंदर, तो उसके डॉट्स हैं और यहाँ पे लेजर लाइट फंसी हुई है। और सामने भी एक दीवार, अब ये सामने भी एक दीवार है। अब तुमने क्या किया कि इधर से लेजर लाइट स्टार्ट करी पूरी थ्री डायमेंशन में। तो पूरे थ्री डायमेंशन में तो इस तरीके की लाइट कमरे में दिखने लग जाएंगी, कमरे के अंदर जो है वो इस तरीके की लाइट दिखने लगेगी, क्योंकि थ्री डायमेंशन में स्टार्ट किया तुमने। तो पूरे कमरे में लाइनें आ गई। ऐसी कल्पना करनी है जब भी कोई फ्लक्स बोले तो। और ये लाइनें क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ये लाइनें क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इधर से इधर की तरफ जा रही है। अब इसमें तुमने क्या किया? कोई एरिया अड़ा दिया। कोई एरिया अड़ा दिया, इसका मतलब क्या है? कुछ भी कॉपी, किताब, रजिस्टर जो मिला तुमको, उसमें तुमने यूं करके ऐसे करके यूं फंसा दिया बीच में। जब फंसा दिया तो इसके अंदर से कुछ लाइनें निकलेंगी ऐसी। जो लाइनें निकलेंगी उतनी लाइनें गिन लेनी। कितनी लाइनें? मान लो 14 लाइनें निकली। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका फ्लक्स 14 है। अगर 20 लाइनें निकलती तो हम बोलते फ्लक्स 20 है। तो फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करता है? तो फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम एरिया कितना बड़ा लेके आए। मान लो कि इसका एरिया इतना है और मैंने इसका एरिया खोल के इतना बड़ा कर दिया, तो अब मैं पहले से ज्यादा फ्लक्स निकाल पाऊंगा ना। पहले मैं इतना ही एरिया का फ्लक्स ले पा रहा था, अब इतना, इसका मतलब मैं ज्यादा लाइनें घेर पाऊंगा। तो जितनी ज्यादा लाइनें घिरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अब सबसे पहले फ्लक्स को कल्पना करने के लिए देखो, ये इस तरीके से सोचना है कुछ। ये फ्लक्स लाइंस है, दिख रही है? अभी फोकस में आ जाएगी, देखो भाई, फोकस करो। हाँ, ये आई फोकस में। देखिए ये आलपीने निकली हुई है ना, ये एरिया में से फ्लक्स लाइन गुजर रही है, ऐसा मान लो। फ्लक्स लाइन उधर से आ रही है, आड़ी टेढ़ी है, ऐसी सीधी सीधी मान लो। तो ये लाइनें जो हैं वो एरिया को चीरते हुए निकल रही हैं। टोटल आलपीने गिन लो, अगर मान लो कि 15 आलपीने है तो इस वाली एरिया का फ्लक्स, इस काले एरिया का फ्लक्स 15 है। ठीक है, बट द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं हुई तो फिर हम उसका एक कंपोनेंट लेंगे जो कि एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो फिर डेफिनेशन कैसे दी गई फ्लक्स की? फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया।
द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, तो लिख लें इसको डेफिनेशन को। फ्लक्स की डेफिनेशन लिखे सबसे पहले। फ्लक्स इज डिफाइंड as the number of lines of forces हाथ के हाथ लिख ले साथ में ही, passing through a given area, lines must be perpendicular टू द एरिया। लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो जितनी लाइंस होती हैं उतनी गिन लो, वो सारी की सारी लाइंस तुम्हें क्या दे देगी, तुम्हें दे देगी उसका फ्लक्स। क्लियर हुई बात? तो फ्लक्स किसको बोला इन्होंने? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया बट द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। तुम्हें पता है कि भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो जब सोचेंगे तभी मर सकते थे, कोई मार नहीं सकता था। अर्जुन ने क्या किया कि उनके पूरे शरीर में जो है वो तीर चला दिए। तीर चला दिए तो यहां से लेके यहां तक पूरे छेद करते हुए तीर जो है वो उनके बॉडी में लगे हुए। फिर वो जाके गिरे नीचे। गिरे तो उस समय जो स्थिति थी, उस समय स्थिति ऐसी हुई कि ये तीर उनमें से उनके शरीर में से जा रहे और ये शरीर जो है वो इस तरीके से लेटा हुआ। ठीक है, हम जितने तीर उनके शरीर में से पार हो गए हम बोलेंगे कि वो तीरों का फ्लक्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर निकल गया उसके अंदर से, तो हम क्या बोलेंगे? तीरों का फ्लक्स। तो फ्लक्स बहुत सारी चीजों का था। मैग्नेट का फ्लक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी का फ्लक्स। पानी अगर बह रहा है ऐसे और तुमने डैम बना के रोकने की कोशिश करी तो जो उसमें से लाइनें जा रही है, अब तुम बोले लाइनें नहीं तो पानी, लाइनें जैसे सोच लो उसको थोड़ी देर, तो जितनी लाइनें जा रही है वो क्या कहलाएगी? वो पानी का फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, लाइट का फ्लक्स होता है, ऑप्टिक्स चैप्टर में भी फ्लक्स आता है। तो फ्लक्स हर जगह पे है। यहाँ पे कौन सा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। अपने चैप्टर, अपने इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और लाइट का फ्लक्स, तीनों फ्लक्स है हमारे सिलेबस में। तो ये वाला कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, एक डायग्राम बना लो इसमें से कोई सा। चलो अब इसके बाद आगे देखें, मिटा रहा हूं मैं इसको। मान लो कि हमने लाइनें खींची परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइनें जा रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमने क्या किया कि उसके अंदर अड़ा दिया क्या? एक एरिया। ठीक है, तो मैं फिर से लाइनें बना रहा हूं। इसमें से लाइनें ऐसी जा रही थी, परपेंडिकुलर एरिया में से लाइनें जा रही थी। ये समझ में आ रही है लाइनें? अब ये जैसे लाइनें जा रही हैं, तुमने क्या किया? इसमें एक एरिया अड़ा दिया। एरिया अड़ा दिया तो उस केस में फ्लक्स किस बात पे निर्भर करता है? तो फ्लक्स इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी लाइंस हैं। तो लाइंस बढ़ेंगी कैसे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मान लो कि जो मैंने एरिया अड़ाया वो इतना बड़ा था, ये लाल वाला एरिया अड़ा दिया, तो इसमें से लाइनें गई 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लाइनें पार हुई, तो फ्लक्स को फाइ से लिखते हैं, तो इसका यूनिट आ गई 7 यूनिट फ्लक्स है। यूनिट अभी बताऊंगा क्या होती। इसमें से कितने फ्लक्स है? इस लाल वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है? तो इस लाल वाली सरफेस में से 7 यूनिट फ्लक्स जा रहा है। अब मुझे बताओ कि मेरे को फ्लक्स बढ़ाना है तो क्या करूं? तो दो ऑप्शन है। एक, एरिया बढ़ा दो, यानी कि तुम अपनी एरिया ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा उसके अंदर से फ्लक्स निकलेगा। पहले इतना बड़ा एरिया था, अब एरिया इतना बड़ा कर दो। तो एक तो फ्लक्स एरिया पे डिपेंड है। ठीक है, तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे फ्लक्स इस बात पे भी निर्भर है कि एरिया अगर अपन उतना ही रखें परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ही बढ़ जाएगी ना। इधर साइड अगर मैं फील्ड बढ़ा दूं, जैसे मैग्नेट है, हाई पावरफुल मैग्नेट ले लूं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी। ऐसे यदि मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं तो पहले इधर से जो 7 लाइनें जाती थी, अब इतने हिस्से में से ज्यादा लाइनें जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो घना हो गया, मेरा फील्ड जो है वो मजबूत हो गया, और मजबूत फील्ड में से ज्यादा लाइनें जाती हैं। तो अब इसमें से इतनी सारी एक्स्ट्रा लाइनें और चली गई ना, तो इसमें जुड़ जाएगी। मान लो 10 और लाइनें चली गई तो 17 यूनिट फ्लक्स हो गया। इसका मतलब सेम एरिया होते हुए भी अगर तुमने इसके अंदर लाइंस बढ़ा दी तो उस केस में भी फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा पावरफुल उतना ज्यादा लाइनें ज्यादा आती हैं। तो फ्लक्स सेकंड नंबर पे काय पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज पे और निर्भर करता, देखो
ये इधर से लाइनें आ रही थी, अपन ने यूं लगा रखा था, ठीक है। एरिया भी उतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही है, कुछ नहीं चेंज किया। मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे घुमाया यूं, और इधर साइड घुमाते घुमाते ये यूं कर रहा हूं मैं, ऐसे करके यूं कर दिया। अब बताओ कि क्या इसमें से कोई भी चीज जाएगी? एक लाइन इधर से निकल जाएगी, एक लाइन इधर से निकल जाएगी, तो इसका तो फ्लक्स खत्म हो गया ना, ठीक है। ये अगर यूं पैरेलल हो गई तो एक तो लाइन इधर से निकल गई, एक लाइन साइड से निकल गई, इसका मतलब जैसे फ्लक्स लाइन थी तो ये पहले यूं करके यूं चीरती हुई जा रही थी, लेकिन अब तुमने एरिया ही घुमा दिया तो ये साइड से निकल गई, इधर वाली ये भी साइड से निकल गई। तो सारी लाइनें जब साइड से निकल जाएगी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल, इस एंगल पे डिपेंड करता है। यदि ये एंगल यूं है, बिल्कुल ही अड़ गया है सामने, तो इधर से सब छेद करते करते जाएगी, लेकिन अगर तुमने यूं कर लिया तो तीर इधर से निकल जाएंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाए। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्लक्स कम होता जा रहा। तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अब किसका एंगल? एंगल पर डिपेंड है, पर किसका एंगल? तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। किसका? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल पे डिपेंड करता। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो तो समझ में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ही होती है, वो तो दिखाते ही यार उसे। एरिया कैसे वेक्टर होता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये तुम्हें अच्छे तरीके से दिमाग में डालना है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एरिया का डायरेक्शन है किधर? तो एरिया का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड्स, बाहर निकला हुआ। जैसे मान ले कि मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब का अगर किसी ने बोला कि एक सरफेस का एरिया बताओ, तो कोई सी भी सरफेस का एरिया बताओगे तो ये बताना उसका एरिया। ये एरिया का डायरेक्शन हुआ। एरिया तो यही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो अपने को पता है स्क्वायर का एरिया होता है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। अगर मान लो कि किसी ने बोला कि ये सर्कल है, ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कैसा होगा? तो यहां इसका एरिया ये होगा डायरेक्शन, यहां इसका एरिया का डायरेक्शन ये होगा, यहां इसके एरिया का डायरेक्शन ये होगा। इस तरीके से एरिया का डायरेक्शन इसके ऊपर 90 डिग्री पे आएगा। जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि मैं प्लॉट खरीदने गया, 10 बाय 10 का प्लॉट है। अब 10 बाय 10 का प्लॉट है तो 100 स्क्वायर फीट हुआ, तो फिर उस केस में उसका एरिया का वेक्टर किधर है? तो ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ ऊपर, ठीक है। जैसे छतरी निकली रहती है ना, वैसे एक डंडी एक्स्ट्रा माना करो एरिया जब भी बोले तो एरिया इज ए वेक्टर एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। जब अपन ऊपर से देख रहे हैं तो ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन है किसका? ये जो जमीन है ना, इसका एरिया मेरी तरफ आ रहा। छत देखूंगा तो उसका एरिया भी मेरी तरफ ही आएगा, इट इज ऑल्सो आउटवर्ड्स। अगर ये दीवार देखूंगा तो ये एरिया भी मेरी तरफ ही आएगा। तो जो भी एरिया आएगा, जैसे हाथ का एरिया, तो बोले ये आउटवर्ड्स, ये एरिया इसका, ठीक है ना। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस एंड इन अपवर्ड और फिर या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो एरिया क्लियर हुआ आपको। अब फ्लक्स फिर से समझा रहा हूं। फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर हो गया, एंगल पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसको फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, एरिया, एरिया। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड, E। नंबर 3, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखें यहां पे, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया। तो इसका जो एरिया है उसको तुम ऐसे ना लेते हुए इससे 90 डिग्री पे लेना। इसका मतलब इसका एरिया सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एरिया तो फ्लैट है लेकिन एरिया वेक्टर ये है, दिस इज एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। इसका मतलब अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। आ रही बात समझ में? अब आपने क्या किया कि ये जो एरिया था
यूं था ना, इसको यूं घुमा के ऐसे कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर से निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर से निकल गई तो दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर साइड से निकल गई और एरिया तुम्हारी तरफ हो गया एकदम फ्लैट। तो उस केस में एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकल आया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है वो यहां से ऐसे बाहर निकल आया, बाहर की तरफ, इससे 90 डिग्री का एंगल बना के। ठीक है, इस केस में थीटा कितना माना जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। यहां पे बना नहीं पा रहे, ये ऐसा है वो, और एक ही है, तो ये और ये के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया ना। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये केस नंबर 2 हो गया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों केसेस में मैक्सिमम फ्लक्स किस में मिलेगा? फ्लक्स ज्यादा किस में है? तो उसका आंसर है इस वाले में, क्योंकि ज्यादा लाइनें चीरेगी ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी ज्यादा लाइनें चीरेगी उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। जितनी ज्यादा लाइंस चीरेंगी उतना फ्लक्स मिलेगा। इसमें तो सारी ही लाइनें चीरती हुई जा रही है, इसमें एक भी लाइन चीरती हुई नहीं जा रही, इसलिए यहां पे जो है वो फ्लक्स ही जीरो है। ये फ्लक्स कैसा है? जीरो है। और यहां जो फ्लक्स है वो कैसा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम लाइनें चीर रही है इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स है। अब ये बताएं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर पे डिपेंड है, तो हमने ये लिखा है कि फ्लक्स डिपेंड करता है ई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। ए पे डिपेंड करता है एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। यहां पे थीटा भी लिखना है, लेकिन या कॉस लिखूं या साइन लिखूं, ये तुम सोच के बताओ। कॉस लिखूं कि साइन लिखूं? तो यहां पे देखो 90 डिग्री पे जीरो फ्लक्स आ रहा, कॉस 90 जीरो होता, साइन 90 जीरो नहीं होता। इसका मतलब यहां पे थीटा की जगह कॉस थीटा आएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और यहां पे 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम होती है, इसलिए इसके ऊपर मैक्सिमम आ रहा है। इसलिए फ्लक्स का सही फॉर्मूला है ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा, ये है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यदि मैं इसको वेक्टर में ले जाऊं तो बताओ कॉस थीटा वाला ए डॉट बी बनता है कि ए क्रॉस बी बनता है? ए क्रॉस बी में तो साइन थीटा आता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है वेक्टर का फॉर्मूला। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक नई डेफिनेशन आ गई कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये इसकी और अच्छी डेफिनेशन है, पिछली बार से भी अच्छी। ठीक है, तो हमने क्या बोला? फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख दी। लिख लें, अब ये पूरा लिख लें, फटाफट लिखें, पॉज दबाएं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब इसके बाद मान लें कि ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा, ये तभी लग सकता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। बोला ऐसा क्यों? अरे देखो, मान लो कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और मैंने एरिया ऐसे रखा, तुमने क्या बोला कि एरिया वेक्टर जो है वो इधर साइड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाया मैक्सिमम फ्लक्स से क्योंकि काट रहा है। तो उस केस में तो ठीक है, इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, यूनिफॉर्म समझ में आता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा। लेकिन मान ले कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, आड़ा टेढ़ा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज का होता है ऐसा इलेक्ट्रिक, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही तो होता है, सब दूर बाहरी तो निकली रहती है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दूंगा तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अब ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमने एरिया रखा, ठीक है, क्या रखा, एरिया रखा, ये एरिया रख दिया। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर से कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं, तो उसका आंसर है 3, 1 2 और 3, ये तो कर ही नहीं रही। क्या ये 3 यूनिट फ्लक्स लिख दूं इसका आंसर? यहां पे कितने यूनिट है, 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स में 4 यूनिट लिख सकता हूं, ठीक है, इसका फ्लक्स कितना है, 4 यूनिट मैं लिख सकता हूं, सही है, लेकिन इसका मैं 3 यूनिट नहीं लिख सकता। उसका रीजन क्या है, जो लाइन है वो कुछ एंगल बना रही है। अब एंगल बना रही है तो ठीक है, एंगल बनाए, लेकिन वो एंगल हर बार एक जैसा नहीं बना रही, यहां पे 0 डिग्री बना रही है एंगल, ठीक है, ऊपर कुछ और बना रही है, और यहां बनाऊंगा तो ये कुछ और बन जाएगा θ2, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल आ रहा। जब अलग अलग एंगल आएगा तो ये फॉर्मूले में थीटा क्या रखूंगा, θ1 θ2 θ3 क्या रखूंगा? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस भले ही टेढ़ी हो पर एक जैसा एंगल बनाती हो, ठीक है, तो 3 केस बन जाएंगे। पहला केस ये है यूनिफॉर्म है पर सीधी है, तो डायरेक्ट गिन लो। दूसरा केस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है पर एंगल पर है, तो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। देखो यूं है, मान लो ऐसी सारी लाइन है, इसका मतलब जमीन से जा रही है ऐसे ऊपर आसमान की तरफ कमरे में, और तुमने जो है वो फील्ड अड़ा दिया, यहां पे जो एरिया अड़ा दिया। अब एरिया अड़ा दिया तो उस केस में हमने क्या बोला कि 4 लाइनें जा रही हैं, लेकिन 4 पूरी नहीं जा रही, उनका कंपोनेंट जा रहा है। तो ये जो एंगल लिखा है यहां पे थीटा, ये एंगल थीटा अगर अपन डाल देंगे तो ये थीटा कांस्टेंट है यहां पे, और थीटा कांस्टेंट है तो इसका कॉस कंपोनेंट ही इधर साइड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया का मल्टीप्लाई कर देने से फ्लक्स आ जाएगा। तो ये तो यही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म है पर एंगल पे है तो ये लगेगा, और यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, या फिर इस वाले केस में फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए लगा सकते हैं, कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दोनों केस तो समझ में आते हैं कि ये फॉर्मूले से हो जाते हैं, ये नहीं होता फॉर्मूले से, ठीक है। ये है 3rd नंबर का केस विच इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो ऐसा केस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और एक ऐसा केस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सही पर फ्लक्चुएट हो रही हो, कम ज्यादा हो रही है समय के साथ। तो उस वाले केस में फ्लक्स कम ज्यादा होगा। फ्लक्स का मतलब ही रोशनी होती है एक तरीके से कमरे में, तो कमरे में रोशनी कम ज्यादा होने लगेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कमरे का फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो कमरा है इसके अंदर मैं रोशनी कम ज्यादा करने लगूं, तो इस कमरे का फ्लक्स चेंज हो रहा है ऐसा बोलेंगे। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो गई है इस कमरे में, फिर बढ़ रही, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि एक पॉइंट का एंगल, इस पॉइंट का एंगल अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो एक काम करो इतने हिस्से के लिए अलग फ्लक्स निकालो, इसका अलग लगाओ, इसका अलग लगाओ, ऐसे फॉर्मूले, और इन सब फ्लक्सों को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन इन फ्लक्सों को जोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब अपने को फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक छोटे एरिया का फ्लक्स निकालो, ठीक है। एक छोटा सा एरिया ले लो, इतना सा, इसका फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एरिया जो है वो डी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें छोटा फ्लक्स d∅ मिलेगा, ठीक है। ये कितने हिस्से का मिला, इतने हिस्से का। फिर इसमें d∅2 जोड़ देंगे, फिर d∅3 जोड़ देंगे, इसका मतलब सबको जोड़ देंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे d∅ को, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA विल गिव द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। ये क्या कर देगा, टोटल फ्लक्स दे देगा उस एरिया से। तो इंटीग्रेशन कब लगाना है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, ठीक है। अच्छा ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, किसी और पॉइंट में कुछ और भी हो सकता है, और DA क्या है, इट इज द एरिया ऑफ दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब बिल्कुल जस्ट पॉइंट, एक स्मॉल एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एरिया DA, उस DA स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा अगर अपन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐड कर दें तो फिर हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। तो तीनों चीजें समझ में आ गई, या तो सीधे सीधे फ्लक्स होगा तो लाइनें गिन लो 1 2 3 4, या फिर cos 0 रख के फॉर्मूले में मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लो, फिर या फिर इस वाले केस में एरिया तो यूं है पर लाइनें ऐसी हैं। अच्छा उसका उल्टा भी हो सकता है,
लाइनें तो सीधी हों पर एरिया यूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा ही लगेगा। दोनों में से कोई भी घूम जाए, लाइनें सीधी हैं, एरिया भी सीधा है, लाइनें घूम गई, एरिया भी सीधा है, लाइनें सीधी हैं, एरिया घूम गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले लो, सब में एक जैसी बात है। ठीक है, फर्क काय में पड़ता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स आएगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक, चलिए लिख लें फटाफट, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए मिटा रहा हूं मैं। देखें यहां पे क्वेश्चन, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि उसने बोला कि एक ट्रायंगल बनाओ पहले तो, फिसल पट्टी बनानी है मुझे, ये बन गई। ये समझ में आया कैसा? ये यहां से यूं है, 3 डायमेंशनल है बेसिकली, वो यूं आएगी क्या? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो ये एक हमने प्रिज्म टाइप चीज बना ली फिसलने वाली। अब इसके अंदर वैल्यूज दे रखी है उसने कि इधर साइड जो है वो 4 मीटर है, इधर साइड जो है वो 3 मीटर है, और इधर साइड जो है वो 2 मीटर। और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस कमरे में लगा है, जैसा अभी मैंने बताया वैसे ही लगा हुआ है। ठीक है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे बना देता हूं दूसरे कलर से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, यूनिफॉर्म। पहले अपन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन करें, फिर इंटीग्रेशन से दूसरे टाइप के करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का। अब हमको ये बताना है कि इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, ये यूं करके ऐसा देखो 3 डायमेंशनल भी होगा इधर साइड से। ठीक है, ये एक सरफेस भी होगी जिसमें से फ्लक्स जा रहा होगा। ये ओ मान लो। ठीक है, ये ए है, दिख रहा है ना, ए है वो। बताओ, हर सरफेस में से फ्लक्स निकालें। फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। हर सरफेस में से फ्लक्स निकालें। लिखें फटाफट क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहली चीज, जिन जिन सरफेस से फ्लक्स जीरो है वो देख लेते हैं। तो इसमें कौन सी सरफेस है जिसमें से फ्लक्स जीरो है, या कौन कौन सी सरफेस है? तो मैं नाम लिख रहा हूं, फ्लक्स जीरो वाली। फ्लक्स जीरो, पहला ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। बोलो फ्लक्स जीरो है कि नहीं? ए बी ई दिख रहा? ए बी ई यू में है वो, यू। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी तरफ है ऐसा, और फ्लक्स यू निकल गया इधर से और इधर से, तो इस पे तो जीरो हो गया ना। उसके बाद सी ओ डी पे भी जीरो है, क्योंकि उसी के पीछे है वो सरफेस। ट्रायंगल सी ओ डी पे भी फ्लक्स जीरो है, लाइन ही नहीं निकली। उसके बाद ये जो जमीन पे पड़ा हुआ है ना, ये जमीन पे पड़ा, इससे भी तो फ्लक्स जीरो आएगा। ये कैसे लाइन पकड़ लेगा ऐसी जाती हुई? ये तो जमीन पे यूं पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक हाथ तो टकराएगी तो वो गिन लेते, ऐसा नहीं होता, ऊपर से नीचे से। ठीक है, तो फिर थर्ड नंबर पे जो ट्रायंगल नहीं है, इट इज अ रेक्टेंगल। जो जमीन है उसका जो रेक्टेंगल है, दैट इज ए ओ डी ई। इन तीनों सरफेस पे तो फ्लक्स जीरो है। ठीक, बात खत्म हो गई, 3 सरफेस हो गई। अब बची कितनी सरफेसेस? एक सरफेस बची ये वाली, बी सी ओ ए। बी सी ओ ए तो सीधे सीधे सीने पे ही तीर झेल रही है। ये तीर इधर से आ रहे हैं ना, तो वो तो सीधे सीधे यूं अड़ी हुई है, जैसे तीर इधर से आ रही है तो यूं अड़ी हुई है। ठीक है, बची हुई है तो थोड़ी स्लैंट है, और बचे हुए साइड से निकल गए, यूं हो गए कि भाई जान दो भाई। ठीक है ना, आई बात समझ में? ऐसे हो गए तो जान दो। ये तो यूं खड़ी हुई, कौन सी सरफेस? बी सी ए ओ, यूं। पूरा का पूरा फ्लक्स आएगा इसके ऊपर, पूरा का पूरा फ्लक्स आएगा। तो इस सरफेस पे फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ए बी सी ओ, फ्लक्स ए बी सी ओ सरफेस पे निकालना।
तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला बी डॉट ए डॉट कॉस थीटा, और इस वाले केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और बी की जगह हम लिखेंगे, बी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लगा सकते हैं, उसको ई लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इंटू एरिया, इसका एरिया इसका, तो 3 मीटर लंबा है 2 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर लंबा है 2 मीटर चौड़ा है, तो 3/2 का है वो, और कॉस का 0 हो गया, कॉस 0 क्योंकि मैक्सिमम 1 है, तो 3 2 6 2 12 120 यूनिट्स का फ्लक्स। यूनिट्स अभी बताएंगे, ई डॉट ए से निकाल लेना यूनिट्स, 120 यूनिट्स का फ्लक्स। ठीक, अब एक लास्ट बचा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बीसीईडी, बीसीडीई, बीसीडीई नाम का जो स्लैंट ट्रायंगल है उसके ऊपर फ्लक्स कितना है ये वाले पे। ठीक है, ये निकालना बचा है। तो पहले तो तुम्हें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस का एरिया। एरिया निकालने के लिए ये 3 है ये 4 है, तो हमको ये पता पड़ गया है कि ये 5 है, पता पड़ गया तुमको पाइथागोरस थ्योरम से। 3 4 है तो ये 5 होगा, ट्रायंगल है। ये वाला का एरिया हो जाएगा 5/2, तो इसका जो एरिया है, एरिया चाहिए रहता तुमको, तो एरिया विल बी 5/2 का एरिया, इसका मतलब 10 मीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 20 है, वो तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, लेकिन एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल चाहिए होगा ना, क्योंकि तो स्लैंट सरफेस आ गई, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, या ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 का, सॉरी 20 का, और एरिया जो है वो 10 का इंटू कॉस 0 नहीं, तो फिर क्या डलेगा। तो सबसे पहले एरिया समझे क्या है, ये फ्लैट सरफेस है, ये इसका एरिया, लेकिन ये स्लैंट सरफेस है ना, स्लैंट सरफेस है, तो ये इसका एरिया टेढ़ा है इससे, यानी कि फिसल पट्टी जो होती है ना, इसमें यूं फिसलते हैं, उसके ऊपर इसको यूं लगा दो, ये ऐसा था, ये यूं घूमेगी ना तो एरिया भी घूमेगा, तुम्हारी तरफ भी घूमेगा, एरिया हमेशा उसके साथ घूमता। तो यहां पे मैंने यूं रखा, इसको यूं कर दिया, तो एरिया यूं हो जाएगा ना इधर साइड। ठीक है, तो एरिया कैसा दिखेगा इसका, इसका एरिया यहां से ऐसा दिखेगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, किसका, इसका, इतने हिस्से का। अब ये एरिया ने कितने का एंगल बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने कितने का एंगल बनाया, कितने का एंगल बनाया, तो मैंने एक लाइन इधर खींच दी। और अब देखो मैं एंगल कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन क्या ये जमीन से परपेंडिकुलर है, उसका आंसर है हाँ है, क्योंकि इसको एक्सटेंड करोगे तो जमीन से परपेंडिकुलर आएगी ना, इस बेस से। ठीक है, फिर ये वाली लाइन ऐसे यूं जो खींची गई है, ये वाली लाइन और इसके बीच में अपने को एंगल निकालना है, तो पहले तो मेरे को एक एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितने डिग्री लगता है तुमको, बोलो कितने डिग्री। तो ये 3 4 का 5 ट्रायंगल है, 3 4 के 5 ट्रायंगल में हमेशा या तो 37 डिग्री होता है या फिर 53 डिग्री होता है। तो ये 3 के सामने वाला छोटा एंगल होगा, और छोटा एंगल होगा तो ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री। ठीक है, ये है वो वाला नहीं, वो अभी निकाल रहे हैं कितना है। तो ये एंगल जो है इसका नाम ही बदल देता हूं, अल्फा कर देता हूं, ये एंगल 37 डिग्री है, मुझे ये चाहिए। अब इसके बेसिस पे मेरे को एंगल निकालना है, तो यहां पे देखें कि ये जो लाइन ये इससे ये परपेंडिकुलर दिख रही है, ये लाइन है ना 5 लिखी हुई, इससे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर ही आएगी। तो इस लाइन से ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन से ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी बोल दिया था, तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा ये भी 37 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि नहीं, फिर से समझे, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 37 डिग्री का एंगल है, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर, जो लाइंस के बीच में एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। तो ये 37 है तो ये भी 37। क्लियर हुई बात। लेकिन हमें ये एंगल नहीं चाहिए था, हमें एंगल चाहिए था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 37 को 90 में से घटा दो तो ये एंगल आएगा, और ये एंगल आएगा 53 डिग्री। 53 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे डलेगा 53 डिग्री। आई बात समझ में। अब कैलकुलेट कर लो, तो
फाइ इज इक्वल टू, ये हो गया 200, कॉस 53 होता है 3/5, तो फाइ इज इक्वल टू, इससे 40 बार कटेगा, 40 इंटू 3 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। यह आंसर तो पहले भी आया था, वही का वही आ गया, तो आना ही था। उसका रीजन यह है कि जितना फ्लक्स इसमें से घुसेगा उतना ही तो फ्लक्स इस स्लैंट सरफेस में से बाहर आएगा। मान लो कि इसमें से 4 लाइनें घुसी, तो इसमें से भी तो 4 ही लाइनें निकलेगी, गिन लो, 1 2 3 लाइनें घुसी, या 4 मान लो इधर से भी, तो 4 लाइनें यहां से घुसी, तो 1 2 3 4 लाइनें तो बाहर आई। इसका मतलब जितना आएगा उतना जाएगा। तो अगर अपने को ये कंसेप्ट पहले पता होता तो ये एंगल में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हम यहीं का निकाल लेते कि कितना आएगा उतना ही जाएगा, बोल देते सीधे सीधे आंसर्स। ठीक है, एक चीज बताए, जो आया है वो जाएगा ना, हाँ कि नहीं? और जितने आए हैं उतने सभी जाएंगे, तो यही तो नियम है, जितने आए हैं उतने जाएंगे। तो अगर अपने को किसी में कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। एक बैंक में यदि 100 लोग आते हैं दिन में, तो लास्ट में 100 लोग बाहर निकल जाने चाहिए, जितने आए उतने जाएं, यही नियम है। मान लो कि 100 आए और 98 बाहर निकले, इसका मतलब वो 2 बैंक लूटने वाले रात में कहीं छुप गए होंगे अंदर। ठीक है, तो जितने आते हैं उतने जाते हैं, ये नियम है फ्लक्स का। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन घटा सकते हैं। इसको कैलकुलेट न करते हुए, एक साइन को कैलकुलेट न करते हुए इधर वाला कैलकुलेट करना था, डायरेक्ट इसका भी आंसर वही लिखना था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाए, लिख लें। चलिए, अब उसके बाद क्या है कि फ्लक्स को प्लस माइनस में भी डिफाइन किया गया। फ्लक्स 2 प्रकार का, प्लस और माइनस। आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव, जाता हुआ फ्लक्स निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या डिफाइन किया गया मैं डब्बे बना के समझाता हूं। ठीक है, किसी ने प्लस किसी ने माइनस बोल रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट क्या लेना है, तो उसके लिए सिलेंडर सोचो, सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर से तुम्हें पता पड़ जाएगा कि फ्लक्स किसको कब पॉजिटिव बोलना, किसको निगेटिव बोलना। यहां से देखें, ये सिलेंडर। ठीक है, अब इधर से जो है वो फ्लक्स आ रहा इस वाली सरफेस से, और इधर से जा रहा, तो क्या करना कि जो फ्लक्स है वो तो यूं आ रहा है, इसका एरो इधर है, एरिया वेक्टर का एरो इधर होता हमेशा आउटवर्ड्स, और इधर वाले का इधर होता। तो ये जो लाइन यूं जा रही है, ये इससे तो मैच कर गई, तो इधर साइड 0 एंगल डाल देना, और ये वाली जो है वो मैच नहीं करी, तो इसका एंगल क्या डाल देना, 180 डिग्री डाल देना, इससे फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे पॉजिटिव निगेटिव भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे, फाइंड फ्लक्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस, फाइंड फ्लक्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r। ये सिलेंडर जिसकी रेडियस r है और इसकी लंबाई l है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे रखा है हमको इसके परपेंडिकुलर। तो इससे पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स। अब फाइंड द फ्लक्स, तो इसके अंदर सरफेस है, इस वाली सरफेस का नाम दे दिया मैंने A1, इस वाली सरफेस का नाम दे दिया मैंने A2, और ये वाली जो है ये कर्व्ड सरफेस है, बीच वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस। ठीक, सबसे पहले A1 का फ्लक्स देखें, फ्लक्स थ्रू A1, एंगल निकाल लो, तो थीटा पहले निकाल लेते हैं, थीटा। तो इसके लिए क्या बोलना है कि ये परपेंडिकुलर इधर लेंगे इसका, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है ही, इसका मतलब अपोजिट हो गया। अपोजिट यदि हो गया तो उस केस में एरिया वेक्टर इस साइड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड था ही, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री हो गया तो इसका जो फ्लक्स निकालेंगे अपन सरफेस A1 का, वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सरफेस कौन सा लेना है, A1 का, ये फ्लक्स निकालना, ये फ्लक्स निकालना है, तो ये कितना होगा, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ही है, दे ही रखा हो तो ई का ही है, नहीं भी दिया होता। एरिया इसका कितना, पाई आर स्क्वायर, ढक्कन का एरिया लेना, सिर्फ इधर का ही निकाल रहे हैं ना सरफेस एरिया सर्कल का, तो सर्कल लेना ढक्कन, ढक्कन का एरिया लेना, ढक्कन का। ठीक है,
तो ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1 होता, इसलिए इसका जो फ्लक्स आएगा वो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा। अब ये साइन सहित आ गया निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव है, ठीक है। अंदर की तरफ जो आ रहा है, इसमें अंदर की तरफ आ रहा है ना, इससे बाहर निकल रहा है, तो हमने इससे कंसेप्ट बना लिया इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव। इनकमिंग कभी भी दिखेगा तो हम उसको निगेटिव कर देंगे, ये फ्लक्स का निशान है। तो आउटगोइंग पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग इज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव तो आउटगोइंग कैसा पॉजिटिव। अब ये वाली सरफेस के लिए देखो, सरफेस A2, सरफेस A2 के लिए देखें, सरफेस A2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर लेते हैं अपन इधर साइड 90 डिग्री बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, एरिया इज आउट। तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। तो E डॉट A डॉट cos 0, cos 0 1 होता है, इसलिए इसका जो फ्लक्स आएगा वो E डॉट A आ जाएगा और एरिया को अपन लिखेंगे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला फ्लक्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव। क्लियर हुई बात। अब स्लैंट सरफेस का क्या होगा, फ्लक्स थ्रू स्लैंट सरफेस। स्लैंट सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ये स्लैंट सरफेस है ऊपर नीचे ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका, इस पूरी का, तो ये पैरेलल है सरफेस, ठीक है। तो पैरेलल दिख रही है, एरिया इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ये होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ये होगा। ये जो आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। क्या ये 90 डिग्री है, हर जगह पे 90 डिग्री। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जब एरिया लिया तो पैरेलल ले लिया, 0 ले लिया, इसका एरिया लिया तो अपोजिट ले लिया, इसका एरिया लिया तो यूं लोगे ना पेन इसके ऊपर एरिया के रूप में, तो ये हरे का काले के साथ 0 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कहीं पे भी ले लो, चाहे इधर ले लो, तब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब इसका एरिया हमेशा ही 90 डिग्री है और कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब इधर फ्लक्स ही नहीं है। अब इतना दिमाग क्यों लगाना, ये कोई लाइन कैच कर पाएगा क्या, इधर से लाइन निकल जाएगी, इधर से लाइन निकल जाएगी, फ्लक्स 0 ही होना था, फ्लक्स इधर ही आना था या इधर ही आना था, इधर तो फ्लक्स आना ही नहीं था क्योंकि तो फ्लैट में निकल जाएगी सरफेस, ठीक है। तो इसलिए कर्व सरफेस का थीटा 90 डिग्री हो रहा है और थीटा 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए उसका फ्लक्स क्या मान लेंगे, 0 मान क्या लेंगे, है ही 0, ठीक। क्लियर हुई बात। तो ये फ्लैंट्स, अब एक चीज और भी पता पड़ रही है इससे, वो ये पता पड़ रही है कि जो आएगा वो जाएगा, आएगा कितना पाई आर स्क्वायर और जाएगा भी उतना ही। तो टोटल फ्लक्स हमेशा किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट का 0 होगा। जैसे मान लो कि ये रखा था ना, तो टोटल फ्लक्स अगर मैं बोलूं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस होता है ना टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही होगा ना। तो सिलेंडर का या किसी भी कर्व सरफेस का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा है तो उसका टोटल फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, टोटल इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए चार्ज अंदर नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होना चाहिए, तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। ये जब डब्बा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जितने आएंगे उतने जाएंगे। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में भी रखा होता, सिर्फ रखा होता, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में भी रखा होता तो भी जितने आएंगे उतने ही जाएंगे उस केस में। लेकिन वो चार्ज इसके अंदर नहीं होना चाहिए डब्बे के, क्योंकि अंदर से वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डब्बा सिर्फ डब्बा होना चाहिए, डब्बा हो चाहे क्यूब हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना आएगा उतना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। लेकिन मैंने अंदर ही चार्ज रख दिया इसके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाएगा, तो फिर उस केस में 0 नहीं होगा, ठीक है। तो डब्बा, खाली डब्बे में, इसको डब्बा ना बोलते, खाली डब्बा बोलो, खाली डब्बे को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया किसी भी शेप का, उसका टोटल फ्लक्स 0 होता, ठीक है। तो इसको ऐसे जो मैं बोलता रहता हूं ना, उसको लिख लिया करो। अब इतनी सारी बातें हो जाती है। खाली डब्बा, डब्बा इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स 0, खाली डब्बा इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स 0, ठीक, याद रखना इसको। चलिए, आज अपने को फ्लक्स समझ में आएंगे क्या होता है। फ्लक्स टोटल लाइंस गिन लेंगे,
सीधी सीधी होंगी और चीरते हुए जाएंगी तो बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट गिन लेंगे। नहीं है तो किसी एंगल पे जाएंगी तो हम एरिया वेक्टर लेंगे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल लेंगे, ये कॉस थीटा लगा देंगे। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी छितरा बितरा है, तो उस केस में हम बोल देंगे हमसे नहीं होगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे अभी। उसके बाद अगर कोई डब्बा रख दिया तो जितना फ्लक्स आता है उतना ही जाता है, इनकमिंग आउटगोइंग बराबर होती है, और स्लैंट सरफेस से निकालना नहीं रहता क्योंकि उस पर से जीरो होता है, मतलब पैरेलल सरफेस है। और टोटल फ्लक्स जो है वो खाली डब्बे, किसी भी शेप का डब्बा अगर रखा गया हो तो उसका जीरो होता है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।